हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है हमारे 45 वार्ड का 7th डे। 6 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए हैं। सारी क्लासेस लाइन अप हो रखी हैं। आप प्लीज़ जाके, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ जाके सारी क्लासेस देखिएगा और आपको काफ़ी लर्निंग उससे मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है सर। आज की क्लास हम शुरू करते हैं, डे 7। आज का चैलेंज क्या है हमारा? टुडे चैलेंज आर कि वी विल कंप्लीट टुडे these topics, that is chapter 2 of this पार्टनरशिप अकाउंट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये इसकी एक क्लास और लगेगी। आज हमारे चैलेंजेस क्या है? हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, हम गेनिंग रेशियो सीखेंगे क्या होता है, हम जानेंगे गुडविल क्या होती है और उसके मेथड्स समझेंगे कि गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स क्या क्या है। देन हम देखेंगे कि जो भी कोई प्रॉफिट्स हैं जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं उनके केसेस में क्या होगा, जो रिजर्व्स हैं उनके केसेस में क्या होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये चैलेंजेस हैं आज की क्लास के जो हमें पूरे करने हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले एक टर्म आता है भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वापस से कंस्टिट्यूट होना, पार्टनरशिप वापस से फॉर्म होना। पार्टनरशिप फॉर्म होने से मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, उसमें कोई बदलाव हुआ है, उसमें कोई कंडीशन ऐड हुई है जिसकी वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट आ गया है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केसेस में हो सकता है सर? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस हो सकते हैं, एक तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा होएगा सर हमारा, दूसरा हो सकता है हमारा अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा केस हो सकता है रिटायरमेंट के केस में या फिर डेथ के केस में, ठीक है सर। चौथा केस। तो ओवरऑल इन कारणों से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। चलिए, देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या है कि भैया जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें बदलाव करके नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बदलाव हो रहा है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे सर, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या क्या वो एडजस्टमेंट्स हैं? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बिकॉज जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करेंगे तो किसी पार्टनर को तो नुकसान होगा और किसी को फायदा होगा। कहने का मतलब कोई पार्टनर अपना पुराना शेयर जो है उससे ज्यादा लेगा, कोई अपने पुराने शेयर में से कम लेगा, ठीक है। तो हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है। देन हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की अकाउंटिंग करेंगे, फिर हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखेंगे एंड फाइनली हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक काम करेंगे, ये 3 पॉइंट को हम कवर करेंगे, ठीक है सर। चलिए, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब बोले सर ये बताओ, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना वाला नहीं, नया वाला। इसमें बताने की बात क्या है? बोले सर सही बात बोली आपने, ठीक है जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा दोस्त कि अगर आपका ओल्ड शेयर जो भी एक्स शेयर है, अगर आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है तो उसमें से माइनस कर दो, नया रेशियो मिल जाएगा। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा गेन किया है तो उसमें ऐड कर दो, नया शेयर मिल जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया? इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग देन ऐड द सैक्रिफाइस, डिडक्ट द सैक्रिफाइस फ्रॉम योर ओल्ड शेयर, एंड इफ यू आर गेनिंग देन ऐड दैट गेन टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में शेयर सरेंडर्ड बोले तो सैक्रिफाइस्ड, ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। एंड न्यू रेशियो में के लिए ओल्ड शेयर में शेयर्स रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूं बेटे, ये रिक्वायर्ड स्पेलिंग गलत है, ये एक्वायर्ड है, ठीक है। शेयर एक्वायर्ड, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा शेयर मिला उसको आप ऐड कर देंगे तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है सर। अब बोले सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से कुछ पार्ट दूसरे पार्टनर के फेवर में शेयर कर रहा है, ठीक है सर। बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? भैया सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? मुझे पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिलता है। दैट मीन्स पुराना रेशियो ज्यादा है, नया रेशियो कम है, तो ओल्ड माइनस न्यू, इसका हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। ऐसे गेनिंग का मतलब क्या है कि आपको पहले से ज्यादा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब पहले से ज्यादा मिलेगा मतलब आपका पहले वाला रेशियो कम है, नया वाला ज्यादा है, न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है।
तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सर? तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जाते हो और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, आपने निकालने क्या गए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और आपका आंसर क्या आ गया, तो इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो आ गया, आप गेन कर रहे हो, आपका गेन निकल जाएगा। सेम सेंस में आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया, आपका आंसर नेगेटिव आ गया, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया भैया, सैक्रिफाइस। ठीक है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सैक्रिफाइस गेन दोनों निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके लिए हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया भैया, वो है गुडविल का। अब बोले सर गुडविल होती क्या है सर, क्या होती है सर गुडविल? गुडविल होती है गुड नेम। गुडविल क्या होता है? योर रेपुटेशन, आपका नाम, आपका एक ऐसी चीज बिजनेस में जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होता है। अगर आप कंपेयर करते हो अपने कंपिटिटिव जो भी आपकी फर्म्स हैं उनसे, कहने का मतलब सेम इंडस्ट्री में जो दूसरी दुकानें हैं उन दुकानों से अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट मीन्स आपकी कुछ गुडविल है। ठीक है, आपकी कुछ रेपुटेशन है, आपकी कुछ गुड नेम है, आपने कुछ नाम कमा रखा है। सो गुडविल इज एन एलिमेंट दैट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस जो पोजेस करता है बिजनेस, जिसकी वजह से बिजनेस इज एबल टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट देन द अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो सर क्या गुडविल एसेट है? बिल्कुल सर, गुडविल आपके लिए क्या है, एसेट है। पर कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। क्योंकि गुडविल जो है वो दिखती नहीं है, उसको टच नहीं कर सकते, यू कैन फील दैट। उसका एसेंस आप फील कर पाओगे जब आपका बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स आपकी मार्केट में गुडविल है। क्लियर है सर? तो सर गुडविल कितने प्रकार की होती है सर? एक कहलाती है बेटे परचेज गुडविल, एक कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल समझते हैं पहले, मतलब आपने खुद ने अपनी गुडविल बनाई है। मैंने बेकरी शॉप खोली और मैं अच्छी सी पेटीज बनाता हूँ, अच्छे केक बनाता हूँ, कस्टमर से अच्छे से बात करता हूँ, मेरी दुकान की लोकेशन प्राइम है, बिल्कुल मेन रोड पे लोकेटेड है दुकान। ठीक है, तो मेरे इन कारणों से मेरी मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट होने लगी। लोग मेरे पास आकर सामान खरीदना, केक खरीदना, पेटीज खरीदना, पेस्ट्री खरीदना पसंद करने लग गए। ठीक है, सो ये हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होगी बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड है, इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट, इजी टास्क नहीं है। अब वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। और दूसरी बात, हम एक और चीज जानते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जिनमें 2 कैरेक्टर होने चाहिए। मतलब बेसिकली आप फाइनेंशियल कैरेक्टर में उसको मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी जो है आप उनको मेजर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। बोले सर क्यों रिकॉर्ड नहीं करोगे? भैया आपने कोई भी कंसिडरेशन, कुछ भी इसके लिए पे नहीं किया है, कुछ भी इसके लिए पे नहीं किया है, तो कोई फाइनेंशियल यहाँ पर कैरेक्टर है ही नहीं, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसा बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये आप लोग जानते हो कक्षा 11 के टॉपिक से। ठीक है जी। फिर सर दूसरी गुडविल क्या है सर? दूसरी है बेटे परचेज गुडविल। क्या है? परचेज गुडविल। दैट मीन्स कि आप, मैंने बेकरी शॉप खोलनी है, पर सपोज करो कि मतलब लाइक मैं चाहता हूं कि यार मैं आज से ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने लग जाऊं। तो उसका क्या तरीका है? पहले से कोई स्टैब्लिश्ड बेकरी शॉप जो बहुत अच्छी चल रही है उसके पास मैं जाऊं और बोलूं कि भैया मुझे आप बताओ 5 साल के लिए अपना नाम मुझे दे दो, मैं आपके नाम से दुकान खोल लूंगा, यहाँ से जो है आपकी जो भी मॉनिटरिंग करनी कर लेना और उसका पैसा ले लो। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा उसके नाम की वजह से मेरी दुकान में आज से ही कस्टमर्स का फुटफॉल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गई परचेज गुडविल। आपने क्या है? किसी और की गुडविल को खरीद लिया है। ठीक है सर, तो ये कहलाती है परचेज गुडविल। अब आपने खरीदा है, दैट मीन्स आपने पेमेंट करी इसके लिए। अगर पेमेंट करी है तो इसका मतलब रिकॉर्ड आप इसको करोगे, क्योंकि आपने कंसिडरेशन पे किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है इसको रिकॉर्ड हमें करना है, क्योंकि ये एसेट है, एसेट साइड में शो होगी। कहां से होगी? एसेट साइज में। इट इज अमोर्टाइज्ड, यहां क्या लिखा हुआ है? इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स इकोनॉमिक लाइफ। अगर मैंने मान लो 5 लाख रुपए पे करे हैं XYZ बेकरी शॉप को 5 साल के लिए, तो इसका मतलब हर साल मेरी गुडविल 1 लाख रुपए से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद ही जीरो हो जाएगी। तो इसकी अपनी एक इकोनॉमिक लाइफ है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट लाइफ ये खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो इसकी हर साल वैल्यू कम होती है, मतलब हर साल ये डेप्रिशिएट होएगी। इंटेंजिबल एसेट्स जब डेप्रिशिएट होते हैं तो उस डेप्रिशिएशन, हम उस टर्म को डेप्रिशिएट ना बोल के बोलते हैं अमोर्टाइज होना। क्या बोलना? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वाला फंडा है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है जो टेंजिबल होते हैं। ठीक है जी, जबकि आपका अमोर्टाइजेशन क्या कहलाता है? ये इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं सर। तो सर गुडविल को मेथड करने के हमारे पास, गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कितने मेथड है सर? चलो बेटा हमारे पास हम देखते हैं कितने मेथड है। बेसिकली वी हैव 5 मेथड्स। कितने मेथड है बेटा? हमारे पास है 5 मेथड। हमें 5 मेथड पढ़ने हैं सर। सबसे पहला मेथड क्या कहलाता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहलाता है? जिसमें गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, बोले सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? भैया ये पहली बात तो ये है कि आप घबराओ मत, ये एग्जाम में गिवन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज समझने के लिए समझ लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का सिंपल सा मतलब है कि आपने अपने कितने साल खरीद लिए, आपने कितने साल की मेहनत को खरीद लिया। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या है, मुझे बेकरी शॉप खोलनी है, मुझे बेकरी शॉप खोलनी है और यहाँ पर एक एक्स फर्म है जिसकी ब्रांड, जिसकी वैल्यू मार्केट में, जिसका नाम ज्यादा है। ठीक है, ये एक्स फर्म है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी इसके बराबर आके खड़ा हो जाऊं, मेरी वैल्यू भी इतनी हो जाए। कहने का मतलब जितना प्रॉफिट ये कर पा रहा है धंधे में पैसा लगा के, मैं भी वैसे ही प्रॉफिट आज से ही कमाने लग जाऊं। पर यहां तक पहुंचने में मुझे कितना लगेगा? सपोज करो 5 साल लगेगा। कितना लगेगा? तो अगर मैं इसको गुडविल का पैसा दूंगा तो मैं क्या खरीद रहा हूं? 5 साल की वो एफर्ट खरीद रहा हूं। क्लियर है? जो मेरे एफर्ट बचा रहा हूं 5 साल के। तो 5 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है आप बेसिकली समझ गए होगे। बाकी एग्जाम में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए लोड देने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा बनती नहीं है। चलिए देन दूसरा मेथड आता है, वो कहलाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहलाता है भाई? अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फंडा ये है कि यहाँ पर क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कहलाया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड, और ये सिंपल एवरेज। ये कैसा है? सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ लीजिएगा कि इस मेथड में क्या होता है सर, इस मेथड में क्या होता है, जो अलग अलग साल है उनको वेट्स असाइन करते हैं। क्या करते हैं? वेट असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपोर्टेंस। सिंपल सा मतलब समझो, मैं आपको अभी समझाता हूं, समझ में आ जाएगा आपके लिए। सपोज करो आई स्टार्टेड बिजनेस इन ईयर 2021। क्लियर है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस बेटे स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 2021 में। मेरे को जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए। कितना हुआ भाई? 2 लाख रुपए। ठीक है, 2022 आया, मेरा प्रॉफिट हो गया 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। 2023 आया, ये हो गया 7 लाख। 2024 आया, ये हो गया 12 लाख। 25 आया, ये हो गया 20 लाख। नाउ इफ आई आस्क यू कि 2026 में मेरा प्रॉफिट क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा कहीं ना कहीं वो किसके बराबर होगा सर? वो क्या 2 लाख के आसपास होगा? नहीं सर, 2 लाख के आसपास नहीं होगा। वो किसके आसपास होगा? 20 लाख के आसपास होगा। यू विल गिव मोर इंपोर्टेंस टू माई करंट ईयर्स प्रॉफिट। आप देखोगे कि सर ने जब लास्ट ईयर 20 लाख कमाए तो इस साल 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख कुछ कमाएंगे। ठीक है, आप 2 लाख पे फोकस नहीं करोगे। एंड सिंपल सी बात यह भी होती है कि वो मेरा पहला साल था यार, मेरी गुडविल नहीं थी मार्केट में, लोग मुझे नहीं जानते थे। आज मुझे लोग जानते हैं, आज मुझे लोग जानते हैं, मैंने इतने साल तक मेहनत की, तो उसकी वजह से मुझे आज ये मैं फ्रूट्स एंजॉय कर पा रहा हूं, आज मैं ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहा हूं, एंजॉय कर पा रहा हूं। क्लियर है? दैट मीन्स मेरा जो करंट ईयर है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है अगर आप मेरी गुडविल वैल्यू करने जाते हो। क्लियर है? दैट मीन्स इस ईयर को वेट ज्यादा असाइन होना चाहिए, इसको कम असाइन होना चाहिए। इनको अगर हम इक्वली सिंपल एवरेज लेंगे तो उसमें तो क्या है, सारे सालों की इंपॉर्टेंस बराबर आ गई। क्लियर है? क्लियर है? तो सारे सालों के अगर आप इंपॉर्टेंस बराबर ले रहे हो तो जो मेरी गुडविल वैल्यू हो रही है कहीं ना कहीं वो एक्चुअल गुडविल मेरी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है इस वजह से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कब यूज करते हैं? जब हमें देखना है कि यार सही में गुडविल क्या आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे जो करंट ईयर्स की है उसके अकॉर्डिंग वेट असाइन होना चाहिए, क्योंकि मेरी ज्यादा मेहनत, मेरी ज्यादा जो मेरा पोटेंशियल है वहां से रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, और मेरी गुडविल की वैल्यू अच्छी खासी आएगी। क्लियर है? तो ये मेथड ज्यादा बेटर होता है गुडविल वैल्यू करने के लिए, ध्यान रखना अगर कंपेयर करें इन दोनों में तो, क्योंकि यहाँ पर तो सब सारे सालों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? कुछ अलग अलग नहीं है। तो ये 2 मेथड हो गए। बोले सर बहुत मजा आ गया, इतना इजी तो है। हाँ बेटे बिल्कुल इजी है बेटे, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है सर? देखो कितना मस्त टॉपिक आया है।
बोले सर क्या ध्यान रखवाओगे आप हमसे? बेटा मैं तुमसे कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखवाऊंगा। सॉरी। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब ठीक है यार, इसमें एवरेज प्रॉफिट हम ले रहे हैं, पर इस एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बोले सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? यार सिंपल सी बात समझना कि यार सपोज करो नक्षत्र और समर्थ और कार्तिक 3 पार्टनर है बेटा, ठीक है? तीनों पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और इनका मिठाई की दुकान है, ठीक है, हलवाई है तीनों, ठीक है सर, और काफी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकी मिठाइयां बिक रही हैं। ठीक है जी, तब आप समझिए आप कि साल 2025 में इनकी दुकान में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। आग की लपटें बेटे, ये आग की लपटें देखो, मैंने लकड़ी, ये आग लग गई। इस आग लगने से इनको 5 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या हो गया? तो इनको हमेशा जहां प्रॉफिट शो होता था वहां पे इस साल क्या शो हो रहा है? लॉस। तो मुझे ये बताओ, जो इनको ये लॉस शो हो रहा है, क्या ये इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? क्या इनका बिजनेस इतना खराब है? क्या इनका मार्केट में इमेज इतनी खराब है कि इनको नुकसान हुआ? बोले सर नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर यार तुम एवरेज प्रॉफिट में इस लॉस को कंसिडर करोगे तो नाइंसाफी होगी, इनकी गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। पर इनकी गुडविल की वैल्यू कम आने में इनका तो कोई दोष है ही नहीं, इनकी इनएफिशिएंसी तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो वंस इन अ व्हाइल होने वाली चीजें हो गई, किस्मत की बात है, नुकसान हो गया। तो इस तरह की चीजों के हमें क्या करने पड़ेंगे दोस्त? एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। एक उदाहरण दिया था, अब एक एक चीज को हम समझते हैं अच्छे से। लो बाबू, सबसे पहले आता है अबनॉर्मल इनकम। अबनॉर्मल, अब अबनॉर्मल इनकम क्या होती है सर? अबनॉर्मल इनकम मतलब जो इनकम नॉर्मल नहीं होती। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई। इसका मतलब क्या है सर? यार सपोज करो, वही वाली बात, ये हलवाई है, इनकी दुकान है, बढ़िया इनका बिजनेस चल रहा है। इस साल इनके शहर में मोदी जी आ गए कि भैया हम सभा करेंगे, और वहां पर इनको गलती से, किस्मत से, मान लो मोदी जी ने कहा मुझे तो यार इनकी दुकान पे ऑर्डर कर रहा है, नक्षत्र बाबू को ऑर्डर दे के आओ, और इनके पास एकदम से 5 लाख लोगों के लिए मिठाई के 1-1 किलो के डिब्बे, 5 लाख किलो का ऑर्डर आ गया। इनकी लाइफ में आज तक ऐसा मूवमेंट नहीं है, छोटा सा शहर था, एकदम से मोदी जी आए और इनको ये ऑर्डर मिल गया। अब एक चीज समझना, इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बोले सर होगा। क्या मोदी जी हर साल आते? बोले नहीं आते, जिंदगी में एक आधी बार आए हैं, आगे इनको ऑर्डर मिल गया, किस्मत से इनको प्रॉफिट हो गया। तो ये इनके हो गए अबनॉर्मल गेन। मतलब किसी भी प्रकार की इस तरह की चीज जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के पार्ट नहीं है और इनको ऐसा कोई प्रॉफिट हो जाए, उसको बोलते हैं अबनॉर्मल गेन। अब अबनॉर्मल गेन से होता क्या है कि इनका जो जिस साल में इस तरह का कोई गेन हुआ है अबनॉर्मेलिटी की वजह से, उस साल का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब उस साल का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो गुडविल वैल्यूएशन में क्या होगा? एवरेज लेंगे तो प्रॉफिट फिर गुडविल ज्यादा शो करेगा उसकी वजह से, जबकि इनकी उसके अंदर कोई गुडविल वाली बात नहीं है, किस्मत की बात थी, इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, ऐसा मान लो तुम। ठीक है, एजम्पशन ले रहे हैं हम तो सारी बातों की, तो वो चीज गलत है, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी भी साल में ऐसा अबनॉर्मल अगर इनकम हुई है तो उसको क्या कर दो सर? उसको उस साल के प्रॉफिट से माइनस कर दो। क्या कर दो? ठीक है सर। दूसरा आता है अबनॉर्मल लॉस। बोले सर अबनॉर्मल लॉस क्या है? अबनॉर्मल लॉस ये यार कि नॉर्मल लॉस क्या होता है वो समझो पहले। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो बिजनेसमैन प्रिडिक्ट कर सकता है, एस्टिमेट कर सकता है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो ऐसा है यार कि मान लो मेरी जो है कोई मेरा शोरूम है कांच की गिलास का, ठीक है, तो मैं कांच की गिलास खरीदता हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ और मेरे पास माल आ जाता है ट्रक से, ठीक है, मैं, ठीक है जी, आ गई बात। तो मेरा मैं बैठा हूँ जयपुर में और मेरा माल आता है केरला से, दिल्ली से, बेंगलोर से, कहीं से भी दूर से ट्रक में आता है साहब। अब वो माल आता है तो आप भी जानते हो ग्लास है तो बीच में जब ट्रक में धचके लगते हैं, कुछ लगता है, थोड़ा वो ब्रेक हो जाता है। तो इन जनरल मान लो फॉर एग्जांपल 2% ब्रेकेज होता है। तो अगर मैं 10 लाख का माल मंगवाता हूं तो मैं मान के चलता हूं कि 20,000 का नुकसान मुझे हो जाएगा। तो वो कहलाता है वो कहलाता है नॉर्मल लॉस। क्या कहलाता है? नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है और जो एंटिसिपेटेड है बिजनेसमैन के द्वारा, उसकी पहले से ही गणित लगा ली गई है। अब सपोज करो उस ट्रक का ड्राइवर हमारा भाई नक्षत्र है और वो उस ट्रक में बैठ गया,
उस ट्रक में बैठ गया, आगे चला, गर्मी ज़्यादा थी, भाई ने कहा थोड़ा ठंड लग जाए तो ऐसा कुछ कर ले। तो रास्ते पे जो उसको दुकान मिली दवाई की, वहाँ से जाकर उसने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले ली, कार्ल्सबर्ग, ठीक है, हाँ बच्चे समझदार है, तो ठीक है। और भाई जो है ठंडा हो गया और ट्रक को खींच दिया, और उस ट्रक में उसी टाइम गदर मूवी का गाना आ गया, मन निकला गड्डी लेके और रास्ते में एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। तो नक्षत्र भाई ने जो है जैसे ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक पलटी खा गया। अब मेरे सिर्फ 2% ग्लास जो है वो बचे, 98% टूट गए। ये है बेटा अब नॉर्मल लॉस। क्या है? क्योंकि नॉर्मली नक्षत्र को हम ऑर्डर नहीं देते कि वो गाड़ी लेके आए, ऐसा ड्राइवर हम नहीं रखते। या फिर ये मान लो कि इन जनरल वो इतना मूड में नहीं आता, या गदर मूवी का गाना रेडियो में उसी टाइम बजा जिस टाइम उसको ट्रक को घुमाना था और वो फॉर्म में आ गया, तो किस्मत से हो गया यार, हर बार नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये कहलाता है अब नॉर्मल लॉस। लेकिन इस अब नॉर्मल लॉस की वजह से मेरे उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया? ज़्यादा कम हो गया। अगर मैं नॉर्मल एवरेजिंग में ले लूँगा, कंसिडर करूँगा, तो मेरी गुडविल कम आएगी, जो कि मेरी इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है सर। मेरी गुडविल कहीं से कम नहीं है, बस वो मेरी किस्मत से मेरे चोट लग गई। तो इस वजह से मेरी गुडविल को उस पैमाने पे मापना ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? उस अबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा उस साल के प्रॉफिट से। ठीक है सर, ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई सर। फिर और बताओ सर। और भाई ऐसा है, मेरा काम तो है मेरी दुकान तो है क्रॉकरी की, ग्लास की दुकान है, कांच के एक बर्तन रखता हूं मैं, पर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 20 लाख रुपए मैंने क्या किया, अडानी साहब की कोई कंपनी के शेयर खरीद लिए। बिजनेस मतलब मैंने बोले तो बिजनेस से खरीद लिए, बिजनेस के अकाउंट से, तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब उन शेयर पे जो है 2 लाख रुपए का डिविडेंड मिला कंपनी को। अब वो जो 2 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है, क्या वो मेरे जो बर्तन में बेच रहा हूँ, जो ग्लास क्रॉकरी या जो भी मैं ये ग्लासवेयर बेच रहा हूँ, क्या मेरी उसकी एफिशिएंसी से है? बोले नहीं सर, उसकी वजह से नहीं है, ये तो अडानी साहब की कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको क्या हो गया? इनकम हो गई। तो अल्टीमेटली ये मेरी गुडविल की वजह से होने वाली इनकम नहीं है, इसलिए इसको भी प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा अगर मेरी गुडविल तुम कैलकुलेट करते हो। क्लियर है? तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। ठीक है सर। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब याद करो कक्षा 11, याद करो 11th क्लास भैया, तुम्हें याद दिलाऊंगा मैं 11th क्लास। तुम बोलोगे सर 11th क्लास में क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि बेटे तुमने 11th क्लास पढ़ी होती तो तुम्हारी 12वीं में अच्छे नंबर आ रहे होते। ठीक है, ध्यान देना। तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे साहब, क्या बनाते थे आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट साइड में आप एक्सपेंस लिखते हो, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो? इनकम लिखते हो। ठीक है, तो यहां तो एक्सपेंस आते हैं और यहां क्या आती है? क्रेडिट साइड में इनकम आती है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है सर, क्रेडिट साइड में आता है। अब सपोज करो आपके खर्चे 200 हैं, आपकी सेल्स 300 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में 100 है, पर आपने क्या कर दिया? इसको 150 कर दिया। क्या कर दिया? 150। तो ये हो गया 450। तो आपका प्रॉफिट कितना गया? 250, जबकि एक्चुअल में स्टॉक कितना है? 100 रुपए। तो अगर इस क्लोजिंग स्टॉक को तुम 100 रुपए वैल्यू करते, तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता? 200। तो तुमने इसको ज्यादा वैल्यू कर दिया, और वैल्यू कर दिया, तो तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में तो प्रॉफिट नहीं है, पर तुम्हारी बुक्स ज्यादा प्रॉफिट शो कर रही हैं। इस जैसे अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो हमें क्या करना है सर? हमें क्या करना है? हमें डिडक्ट करना है वो अमाउंट जिससे कि वो ओवर वैल्यू हुआ है उस साल के प्रॉफिट से, जिस साल में ये हुआ है। ठीक है, जिस साल में ये हुआ है। ठीक है सर। अब अगर ऐसा हुआ तो एक और मस्त चीज होगी। क्या होगी सर? देखो मेरे बेटे, ये मान लो ईयर 2024-25 का है। ठीक है, तो 31 मार्च को तुमने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया तो ये हो गया। ठीक है जी। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2025 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और अल्टीमेटली आपका ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा बेटे? ओवर वैल्यू हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? डेबिट साइड में। कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पिनल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। दैट मींस एक्सपेंस की साइड में आता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा वैल्यू हो गए, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा वैल्यू हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा? उस साल का कम आएगा। तो जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा, जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा, उससे अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यू हो जाएगा। उससे अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा?
जिसकी वजह से उस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ, आप क्या करोगे, उस ओवर वैल्यूड अमाउंट को उस साल के प्रॉफिट में क्या करोगे, माइनस करोगे। लेकिन सेम अमाउंट अगले साल के अंदर क्या करोगे, एड बैक करोगे। क्यों करोगे सर, क्योंकि अगले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू हो गया सर। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो बेटे यहां गलती कर दी है, ये अगेन एक और ह्यूमन एरर, टाइपिंग एरर, ये डिडक्टेड लिखा हुआ है भाई। ठीक है, यहां पे करेंगे हम एडेड, क्या करेंगे, एडेड। तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो ओवरवैल्यूड अमाउंट है उसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे अगले साल के नेट प्रॉफिट्स में, जिससे कि अगले साल का नेट प्रॉफिट हमारा सही हो जाए। ठीक है, अब वाई मैंने यहां पे लिख दिया वाइस वर्सा इन केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन। अगर अंडर वैल्यूएशन हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक का तो क्या होगा साहब, तो ये होगा कि डिडक्ट की जगह एडिशन हो जाएगा। क्लोजिंग जिस साल में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है उस साल में वो ऐड हो जाएगा अमाउंट, और उस अगले साल में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू हो गया। और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ तो मतलब एक्सपेंस जो है वो कम रिकॉर्ड हुए और प्रॉफिट हमारा ज्यादा शो हुआ अगले साल में। क्लियर है, तो इसको आप समझ लेना प्लीज, है ना। और फिर भी कोई डाउट हो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट, मैं वापस से आपको समझा दूंगा। ठीक है, डाउट क्लास भी हम रख सकते हैं। चलिए, इससे अगला जो एडजस्टमेंट है वो रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब आपने कोई एसेट खरीदी और आपने मान लिया ये रेवेन्यू एक्सपेंस, आपने मशीन खरीदी और आपने मान लिया कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, जनरल एक्सपेंस है, या इसको सैलरी में आपने कहीं ना कहीं गलत जगह उसको डेबिट कर दिया। तो जो आपके एसेट होती है वो बेटे बिजनेस में कई साल तक यूज होती है, तो उसका बेनिफिट कई साल, नंबर ऑफ ईयर्स मिलता है। जैसे मान लो एक मशीन है उसकी लाइफ 10 साल है, तो आपको उस मशीन की का जो बेनिफिट है वो 10 साल तक मिलेगा सर। ठीक है, तो वो बेनिफिट अगर 10 साल मिलेगा तो उस मशीन की जो कॉस्ट है उसको हमें 10 साल में बाइफरकेट करना पड़ता है, जिसको कि हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लोगे तो एक ही साल में पूरी की पूरी कॉस्ट आपने क्या कर दी, डेबिट कर दी। ठीक है, ये गड़बड़ हुई है। तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया है तो उस कैपिटल एक्सपेंस को क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे, उस साल में वापस से ऐड करेंगे। और उस कैपिटल एक्सपेंस पे अगर डेप्रिसिएशन लगना है, अगर उस कैपिटल एक्सपेंस पे डेप्रिसिएशन लगना है, अगर उस कैपिटल एक्सपेंस पे डेप्रिसिएशन लगना है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या करेंगे, उस साल से आगे के जो भी सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है उन सालों में उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है सर। इसका उल्टा अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंस को, मान लो कि हमने सैलरी पे की और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया मशीन खरीदना, तो इससे हुआ क्या है कि सैलरी जो है एक पर्टिकुलर जिस साल में आपने पे की उस साल में वो रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब जिस साल में पे करें, या मान लो चाहे वो इनकर हुई हो, पे ना हो तो भी सैलरी बन गई तो रिकॉर्ड हो जाएगी सर, उस साल का खर्चा बन गया वो। लेकिन मशीनरी के केस में क्या होता है, वो हमारी एसेट साइड में शो होती है और उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, जो कि पार्ट में लगता है हर साल। तो अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंस को, रेवेन्यू एक्सपेंस को अगर आपने कैपिटल एक्सपेंस मान लिया है तो आपने क्या कर दिया, आपने जो खर्चा एक साथ डेबिट होना था उसको डेबिट नहीं किया और जबरदस्ती आपने फिर हर साल डेप्रिसिएशन और डेबिट करा होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल उस डेप्रिसिएशन को तो वापस से एड बैक करना पड़ेगा, हर साल उस डेप्रिसिएशन को वापस से एड बैक करना पड़ेगा। और जो अमाउंट था, जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंस को जो कैपिटल माना था, उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। यस सर। चलिए, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी सर, जो आप देख लेना प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है सर, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फर्म की गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज से। देखो क्वेश्चन वैसे गिवन होगा, ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, तो 4 साल का प्रॉफिट है। वैल्यू ऑफ गुडविल आपसे पूछिए, सिंपल सी बात है भैया। पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई, वो आ जाएगा -2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 650 डिवाइड बाय 4। तो बेटा ये क्या आएगा, 5 4 9 9 6 15 15 13.5 लाख, 13,50,000 डिवाइड बाय 4। इसको करते भैया 4 3 12 4 3 12 तो 15 12 30 7 चौक 28 33,750। ठीक है सर। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, चेक करना भाई, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है,
प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। आप लोग अपने कैलकुलेटर से कर लेना, ये कोई छोटी सी बात है। मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90, 99, 7, 21, 1,01,250 रुपये। ये आपकी गुडविल की वैल्यू, ठीक है जी। एक मिनट, ये सॉरी, ये 13 लाख था ना, तो ये 3,37,500 होगा। तो ये गुडविल आ जाएगी 10,12,500। ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है। ये भैया जीरो ज़्यादा है, ठीक है। तो 3,37,500 इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। आप चेक कर लेना यार प्लीज़, आपका काम है ये ना, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बोले सर क्या है आगे? आपको 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है दोस्त, ठीक है। ये 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है और आपसे कहा है कि इस साल में एक लॉस बाय फायर था जो कि अब नॉर्मल लॉस हो गया, या इस साल में अब नॉर्मल गेन है, ठीक है। ये अब नॉर्मल गेन है इस साल में, यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, कहने का मतलब आज से पहले, इन सालों से पहले कभी भी ये खर्चा नहीं था एग्जिस्टेंस में, लेकिन अब हर साल एक खर्चा होगा। वो क्या होगा? 10,000 रुपये का हमें इंश्योरेंस कराना पड़ेगा बिजनेस का, क्योंकि आग लग गई थी ना। तो 10,000 का अगर इंश्योरेंस हम कराएंगे तो हर साल का प्रॉफिट 10,000 से कम होएगा, इसका मतलब ये है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है 2013 का, वो ओवरवैल्यूड है 20,000 रुपये से, ठीक है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। किसका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले मेरे बेटे हम बनाएंगे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है सर? हमें क्या करना है सर? हमें ये करना है सर। चलिए चलो, क्या हो गया? क्या हो बेटे अर्णव? चलो सो ईयर 2011 तो आपको लिखना है सबसे पहले नेट प्रॉफिट इन सालों का जो गिवन होगा। तो देखिएगा 1,50 का प्रॉफिट है, फिर 50,000 का लॉस है, तो ब्रैकेट में डाल देंगे इसको। 2.5 का प्रॉफिट है, 5 लाख का प्रॉफिट है, और फिर वापस 5 लाख का प्रॉफिट है। सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस को हमें क्या करना है? तो लॉस बाय फायर को ऐड कर देंगे 2012 में 1,80,000, ठीक है जी। देन 2014 में अब नॉर्मल गेन हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब नॉर्मल गेन 1 लाख। फिर इसके बाद एनुअल इंश्योरेंस, हर साल अब एक खर्चा होएगा इंश्योरेंस के नाम से, तो हर साल का प्रॉफिट 10,000 से कम होएगा, तो माइनस रिकरिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो मेरे हर साल का अगर प्रॉफिट बेटे कम होगा, दैट मीन्स मेरे प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट आ रहा है, तो हर साल का प्रॉफिट कम आएगा ना। तो कहने का मतलब कोई अगर मेरे बिजनेस में जुड़ना चाहता है आज के मेरे प्रॉफिट को जोड़ते देखते हुए, तो उस प्रॉफिट में इस तरह का कोई खर्चा अभी तक था नहीं जो रिकरिंग हो, ठीक है। तो रिकरिंग एक्सपेंस है, हर साल का एक खर्चा बन गया, तो हर साल का प्रॉफिट कम होना है इस साल से। तो हम लोग मान के चलेंगे ये खर्चा अगर पहले होता तो क्या प्रॉफिट हमारा आता, इसलिए हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स लिखा हुआ, ये भी अच्छी बात है। चलो तो उससे क्या होगा सर? 2015 से होगा। फिर हमें क्या करना है? हमें गुडविल को सही वैल्यू करना है। हमें गुडविल को, ये पहले नहीं हुआ, लेकिन अगर होता, अगर ये पहले भी होता तो हमारा हर साल का प्रॉफिट 10,000 से कम आता। हमें गुडविल को आज की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, उस पर लेके आना है पिछले सालों के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे। तो हमें उन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा जो हमारे प्रॉफिट्स को कम ज्यादा कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। अगर वो चीजें अगर होती
और सालों में, क्योंकि अब आने वाले सालों में हो रही है ना सर, ये आने वाले फ्यूचर में हमेशा होगा। दैट मीन्स हर साल का प्रॉफिट कम होएगा। तो हम मान के चलेंगे अगर पहले से लग रहा होता तो उन सालों का प्रॉफिट भी हमारे लिए क्या होता, कम होता। ठीक, चलिए 2013 का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया, तो इसको करेंगे माइनस ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये, इसको माइनस करेंगे। और मजेदार बात यह है, यही क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगले साल का, तो इसको वहां पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तुम बोलोगे सर क्या फर्क पड़ेगा, देखो फर्क पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग साल को अलग अलग वेट्स होंगे। जो ज्यादा करंट ईयर होगा उसको ज्यादा वेट होगा, तो मल्टीप्लीकेशन इसका कम से होगा, इसका ज्यादा से होगा, ध्यान रखना। तो फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। ये मत बोलना सर क्या फर्क पड़ेगा, आप तो फर्क पड़ेगा सर, ठीक है। वैसे भी आप सब लोग बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप जानते चलिए। चलिए एडजस्टेड प्रॉफिट लो साहब, इसका आ जाएगा 1,40,000, यह आ जाएगा 1,20,000, यह आ जाएगा 2,20,000, यह आ जाएगा बेटे 5 और 1 6, 6,10,000। ओके सॉरी ना, ये गलती हुई। ये नेगेटिव है सर, तो 5 4 माइनस साल लगा था अगले 4,10,000, और ये हो जाएगा 4,90,000। ठीक है सर, इस तरह से हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा सर। अब क्या करें सर, बाबू अब कुछ नहीं करना, अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से एक टेबल बनानी होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, ये काम हमें अब करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हम लिखेंगे ईयर्स, फिर हम लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। बेसिकली तो मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट है इसका मतलब। फिर हम इनके वेट्स लिखेंगे, वेट्स कुछ नहीं होता, जो करंट ईयर है उसको ज़्यादा वेट, तो कहने का मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में वेट दे देंगे। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक है सर, तो ये लीजिए, हम प्रॉफिट लिख देंगे 1,40,000, 1,20,000, 2,20,000, 4,10,000, 4,90,000। अब इनको वेट दे देंगे 1 2 3 4 5, जो करंट ईयर उसको सबसे ज़्यादा वेट हमने दिया है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट। क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। बोले सर प्रोडक्ट क्या होगा, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इनका। तो ये आ जाएगा बेटे 1,40,000, 2,40,000, 6,60,000, 16,40,000, 24,50,000। और इनका हम टोटल लगा देंगे बेटे 24, 40, 46, 48, 49, 50, 50, 80 और 51,30,000। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, मेरे पास कैलकुलेटर है, क्या कैलकुलेट करना भाई। ठीक है, और इसका टोटल लगा देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है सर, अब मैं इधर लिख रहा हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये क्या होगा बेटे, ये होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा 51,30,000 डिवाइड बाय 15। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45, 45 6 15 के 60, 3,42,000 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब बोले सर क्या करें, अब बाबू गुडविल क्या है
3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तब गुडविल निकाल देंगे। अब गुडविल निकालते हैं यहाँ पे, तो साहब गुडविल हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये हो जाएगा भाई 342 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 10,16,26,000, ये आपकी गुडविल सर फर्म की आ जाएगी। ठीक है जी, ये गुडविल आपकी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो आगे बढ़े तो आ गया है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है भैया? बोले सर ये क्या है, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो बताते हैं आपको सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर मतलब सुपर नॉर्मल से ऊपर, ध्यान रखना नॉर्मल से ऊपर। बोले सर इसका मतलब क्या है? भैया जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। बोले सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो भी कोई ऐरा गहरा नथु गहरा धंधे में पैसा लगा के कमा सकता है वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। क्या होता है दोस्त, हर इंडस्ट्री की अपना एक जो है ना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है। हर इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज हर इंसान को एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न देती है। सपोज करो 10% रेट ऑफ रिटर्न है अगर मैं बेकरी शॉप खोलता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कोई भी इंसान, कोई भी अगर आदमी अगर अपने धंधे में 20 लाख रुपए लगाएगा तो साल के 2 लाख रुपए, मतलब उसका 10% रिटर्न तो कमाएगा ही कमाएगा। ठीक है, वो चाहे कितना भी घटिया बिजनेस कर रहा हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। बोले अच्छा सर, तो बोले सर फिर सर बोले नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया ये आपका कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो अपॉन 100। बोले ठीक है सर। फिर सर सुपर प्रॉफिट क्या होगा? जो भी आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। बोले सर फिर गुडविल क्या होगी? गुडविल होगी बेटे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास यहाँ पर बेसिकली करने को है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है सर, तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल और एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट वो रिटर्न होता है जो कोई भी एनीवन कैन अर्न फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? जिस रेट से नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, तो वो एक मेथड हुआ। फिर इसके बाद 2 मेथड और थे, 3 मेथड हो चुके अभी तक। 3 मेथड पे हमने डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चंस नहीं किए पर डिस्कशंस काफी कर लिया है। डोंट वरी, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे विद सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट्स पे। ठीक है, तब एक बार देख लेते हैं अपना क्वेश्चंस मेथड्स थ्योरी देख लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इस मेथड में क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बोले सर ये क्या होती है? ये होती है बेटा ये कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। अगर मान लो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो 20 लाख है और उसको कमाने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ रही है? 2 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 20 लाख रुपए कमाने हैं तो धंधे में आपको कितने लगाने पड़ेंगे? 2 करोड़। अब भैया गुडविल क्या हो जाएगी? अगर आप 2 करोड़ रुपए से कम लगाकर 20 लाख रुपए कमा पा रहे हो, अगर आप 2 करोड़ रुपए से कम लगाकर वो 20 लाख कमा रहे हो, दैट मीन्स वही आपकी गुडविल है, सिंपल। और अगर आप 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमा रहे हो और 2 करोड़ से ज्यादा आप लगा रहे हो तो आपकी गुडविल नहीं है। नेगेटिव गुडविल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो सिंपल गुडविल क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी आपकी ये कैप आई है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर दो एक्चुअल में आपने क्या धंधे में लगा रखा है। मान लो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई 2 करोड़, तो 2 करोड़ रुपए मैं लगाता तब वो पैसा मैं कमा पाता जो मैं कमा रहा हूं। पर एक्चुअल में मान लो मैं 50 लाख रुपए लेके ही लगा के वो पैसा कमा रहा हूं जो मैं 2 करोड़ रुपए लगा के कमाता, तो मेरी गुडविल क्या हो गई? 1.5 करोड़ रुपए, सिंपल। ठीक है जी। अगर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी ज्यादा है आपकी कैप से तो इसका मतलब कोई गुडविल आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव गुडविल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है जी, आगे बढ़िए। फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो, और वही आपकी क्या हो जाएगी?
गुडविल हो जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे आपका यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, ये कुछ मेथड्स थे, 5 हमने डिस्कस कर लिए सर। अब सर, अब लो बेटे, अब इन मेथडों को अप्लाई करते हैं, अब इन मेथड को अप्लाई करते हैं सर। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आपको 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, ये 4 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है बेटा। ठीक है, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 650, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है। अब ध्यान रखना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट्स और लाइबिलिटीज, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो हमें क्या चाहिए, हम यूज करेंगे नेट एसेट्स। क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम यूज करेंगे नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो आपका पैसा धंधे में लगा हुआ है, वो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। हमें गुडविल निकालनी इन 4 बेसिस पे, 4 फॉर्मूले, मतलब 4 मेथड्स के ऊपर। पहला मेथड है केस 1, 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लें सर। तो देखो मैं ऊपर निकाल रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट कॉमन हो जाएगा सब जगह के लिए, 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1,70,000 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा बेटे 2 लाख 3, 4, 5, 20। तो 1,30,000 ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलो, तो पहले केस में हमें गुडविल चाहिए, वो क्या है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स गुडविल आपकी हो जाएगी 1,30 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 3 लाख। तो केस 2 में आपको देखो फेयर आउट अच्छे से करना है, मैं यहाँ पे फटाफट करके दिखा रहा हूँ। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोले सर सुपर प्रॉफिट क्या होगा, तो पहले हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन। तो नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे बेटे, 8.5 लाख माइनस 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, यह आ जाएगा 6,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 67,000। ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो आप एवरेज कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 1,30,000 और आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 67,000। तो ये आपका हो जाएगा 63। अब गुडविल क्या हो जाएगी बेटे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वो आपको यहाँ पे गिवन कितना है बेटे, वो आपको यहाँ पे गिवन है 3। ठीक है, तो 63 1,89,000 ये भी खत्म हो गया साहब। तो ये कर लिया, ये कर लिया। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो केस 3 में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैप चाहिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है बेटे 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10, तो यह आ जाएगा 13 लाख। तो कहने का मतलब जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 रुपये, वो कमाने के लिए हमें धंधे में 13 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। अब बोले बेटा गुडविल क्या आ जाएगी, कैप माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है भाई, 13 लाख। तेरह लाख माइनस 650, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। फिर आ जाएगी बेटा कैपिटल आपकी केस नंबर 4। तो वहाँ पे गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। तो ये हो जाएगा 63,000
तो ये 6,30,000 रुपये, ठीक है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ अब भैया ये क्या हमने सही किया है? क्या ये हमने सही किया है सर? बोले सर ये हमने सही नहीं किया है, क्योंकि अगर ये सही किया होता तो दोनों की गुडविल सेम आती। क्लियर है? तो यहाँ पर 6,50,000 नहीं आएगा बेटे, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 670 ही आएगा बेटा। क्लियर है? समझ गए? तो ये आपको क्या यूज करना है? आपको बेटे वो यूज करना है जो आपने निकाला है, नेट एसेट्स की वैल्यू को यूज कर लेना, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 6,30,000। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ठीक है। तो बाकी ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाओ सर। लो, बहुत बढ़िया टॉपिक। बोले सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बोले सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर बदलाव होगा तो उसके लिए अकाउंटिंग क्या है सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर बदलाव होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे हमें करनी है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है गुडविल के केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलाव में चेंज आ रहा है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात सुनिएगा, सिंपल सी बात सुनिएगा बेटे। सपोज करो राम और श्याम दो पार्टनर है बेटा, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% है, ठीक है। अब मान लो ये इनका ओल्ड रेशियो है, अब ये न्यू रेशियो कर रहे हैं। राम बोल रहा है मैं 60% लूंगा, आप 40 लो, और दोनों इस बात पे एग्री हो गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे साहब राम को 10% ज़्यादा मिलेगा फ्यूचर में और शाम को 10% कम मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है और राम गेन कर रहा है। तो बेटे जो भी इन लोगों ने मेहनत की थी, दोनों ने मिलके जो मेहनत की थी, उसकी वजह से इन्होंने अपने एक गुडविल क्रिएट की। क्या की? गुडविल। वो गुडविल क्या हेल्प करती है इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है बेटे। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कैसे बढ़ता है प्रॉफिट? वो बढ़ता है 50-50, वो बढ़ता है 50-50। दैट मीन्स राम और श्याम की बराबर मेहनत थी, इस वजह से दोनों बराबर प्रॉफिट बांट रहे थे। लेकिन फ्यूचर में शाम को अब 10% प्रॉफिट कम मिलेगा और राम को ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो जो गुडविल बनाने में बिजनेस की शाम ने मेहनत की, उस गुडविल का 10% जो वैल्यू है वो प्रॉफिट ज्यादा किसको मिल जाएगा? राम को। तो इसका सर क्या होना चाहिए? इसका ये होना चाहिए कि राम जो है वो शाम को उस गुडविल का 10% जो उसने गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो अमाउंट आज ही कंपनसेट कर दे। तो इससे इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा हमारा। तो सिंपल, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन पार्टनर विल गेन शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अनदर पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बाय द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। In other words, gaining partner should pay the sacrificing partner the share of goodwill which is equal to the share gained by him। वो गुडविल का शेयर जो किसके बराबर है? जो गेन उसने किया है। जर्नल एंट्री सिंपल हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी हो डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने से लेके एग्जाम्पल दूं क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं अकाउंटिंग का। लो बेटे एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये राम श्याम का ही कर लेते हैं। राम श्याम पार्टनर है बेटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। ये ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो इनका हो गया 3:2, ठीक है। ऑन दिस डेट जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, goodwill of the firm was valued ₹5 लाख। क्या? ₹5 लाख, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमसे यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट नहीं कराई, हमसे सिर्फ एंट्री की बात करिए, हम एंट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा सर? इसका सोल्यूशन ये होगा, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे जहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो चाहे सैक्रिफाइसिंग, सेम बात है, आंसर आपका आ ही जाना है। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मेरे भाई
ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है सर। तो राम का सेक्रीफाइस देखिएगा, राम सेक्रीफाइस, तो इसका ओल्ड शेयर क्या था 1/2 और न्यू शेयर क्या है 3/5, इनका एलसीएम आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 - 6 तो -1/10, दैट मीन्स राम क्या कर रहा है 1/10 गेन कर रहा है, क्लियर है। और जितना राम गेन, क्योंकि दो ही पार्टनर है तो जितना राम गेन कर रहा है उतना ही शाम क्या कर रहा होगा बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ठीक है। तो शाम का सेक्रीफाइस तो ये हो जाएगा 5 - 4/10 1/10, ठीक है सर, ठीक है। अब भैया राम जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, राम शेयर ऑफ गुडविल, राम शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, क्या होएगा बेटे, हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10, 50,000 रुपीज़, क्या हो जाएगा ये 50,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल सी हो जाएगी, प्यारी सी मधुर सी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स ठीक है सर। तो ये एंट्री आप पास करोगे और ये खत्म हो जाएगा केस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो बच्चा लिख रहा है, बाकी ये लो, अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है सर। तो बोले सर क्या होता है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट जो अभी तक हमने बांटे नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा तो इनका एडजस्टमेंट, इनका अकाउंटिंग क्या करनी है सर। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व्स एंड accumulated profit losses existing in the books will be transferred to partners capital or current account in their old profit sharing ratio because ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये एग्जिस्टेंस में कब आए हैं, बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब वही कि राम और श्याम जो पार्टनर थे इनका प्रॉफिट शेयरिंग ये था, तब भैया बाद में ये हो गया। तो जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा था एट दैट टाइम इनके मान लो जनरल रिजर्व इनके पास था 1 लाख रुपए का, तो बेसिकली इन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो है वो इनका जो प्रॉफिट था वो किस रेशियो में बंटना चाहिए था 1:1 में, वो पैसा रिजर्व में आ गया। तो अल्टीमेटली रिजर्व में इनका शेयर कैसे है 1:1 है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाएगा और अगर आज इन्होंने रिजर्व के केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में रिजर्व कैसे बटेगा 3:2 बटेगा। तो इसलिए इसका एडजस्टमेंट करना अभी जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल सा केस है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये एंट्री देख लो आप, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी सर कि अगर आप लॉस ट्रांसफर कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे सर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइक एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इस नाम से कोई चीज़ है तो यहाँ पर खत्म हो जाएगी क्योंकि वो लॉस पड़ा है। ऐसे ही अगर कोई रिजर्व्स हैं, कोई प्रॉफिट्स हैं, उनको कैसे ट्रांसफर करोगे, तो रिजर्व्स जो भी हैं वो डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। किस रेशियो में होगा सर ये सब कुछ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा सर ये सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर दो नए रिजर्व के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, WCR और IFR। ये मैं भी इनके बारे में लिखवाता हूँ आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पर याददाश्त के लिए मैं नेट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, नेट। नेट का मतलब ये है जो हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन पे केसेस बनेंगे, ठीक है, वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। बोले सर होता क्या है ये, बेटे ये रिजर्व बनाया जाता है क्रिएटेड टू कंपनसेट वर्कमैन
फॉर एनी लॉस या फॉर मान लो वर्कमैन वो काम के दौरान उनके साथ कोई हादसा हो गया, उनके चोट लग गई, ठीक है, तो उनको कंपनसेट देना करना है, ठीक है। तो वर्कमैन फॉर देयर क्लेम रिगार्डिंग एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वही वर्किंग आवर्स के टाइम कुछ हादसा हुआ जिसमें उनको नुकसान हो गया, उसके लिए वो क्लेम मांग रहे हैं, कुछ पैसा मांग रहे हैं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हमने एक अलग से रिजर्व बना रखा है। तो इसका फंडा क्या है वो समझ लेना। इसके लिए कॉमन हम लोग इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। तो कॉमन फॉर ऑल केसेस, कॉमन एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। ये क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है बेटा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1 है। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन्होंने कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2, ठीक है, मान ली। इस दिन बेटा इनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 50,000 रुपये का। कितना पड़ा है इनकी बुक्स में? 50,000 रुपये का, ठीक है सर। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई सर। आगे बढ़ते हैं तो WCR के अलग अलग केसेस देखते हैं हम। सबसे पहला हम देखेंगे कि कोई क्लेम नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है। तो जो पूरा का पूरा रिजर्व है, होल रिजर्व, पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा, वो पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा होल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स। एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हमारे जो एग्जांपल है उसमें ए और बी पार्टनर है, तो बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये हम लोग ऐसे ऐसे बांट देंगे, 25,000 25,000, ठीक है जी। एक केस हो गया सर। दूसरा केस लो बेटे कि मान लो क्लेम जो है वो है लेकिन वो WCR से कम है। फॉर एग्जाम्पल क्लेम जो है वो कितना है भाई? वो 20,000 रुपये का है। कितना है? 20,000 का। और एक क्लेम है, मतलब कितना मांग रहे हैं वो लोग, ठीक है, वर्कर्स इतना मांग रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कितना ही सेटलमेंट होगा, एक क्लेम है। तो बेटे जो क्लेम का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ क्लेम, वो ट्रांसफर कहां करेंगे? विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट। एंड बैलेंस जो होगा वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट। कितना? 20,000 रुपये का क्लेम है तो इसको प्रोविजन में डालेंगे, बाकी का जो बच गया वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है सर? ये केस कंप्लीट हुआ सर? बोले सर बिल्कुल हो गया सर। ठीक है जी, ये हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट केस क्या बनेगा? नेक्स्ट केस बनेगा बेटे ये कि जो क्लेम है वो कितना है? WCR के जितना है। मतलब कि वर्कमैन मांग रहे हैं, जो वर्कर से 50,000 रुपये मांग रहे हैं, उनको नुकसान हो गया, उनका हाथ टूट गया, कट गया, जो भी हो गया, 50,000 रुपये का क्लेम है। अब क्या करेंगे? सॉरी, होल ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट। पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वर्कमैन क्लेम अकाउंट में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम में। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट 50,000। ठीक है सर, ये एंट्री करके हम इसको सल्टा देंगे। एंड लास्ट केस बनता है जहाँ पर क्या हो जाएगा सर? वहाँ पर जो है, जो क्लेम है वो एक्सीड कर जाएगा, जो क्लेम है वो हमारे WCR को एक्सीड कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सर। एग्जाम्पल के तौर पे
क्लेम आ रहा है आपका 60,000 रुपये का। तो क्या करेंगे सर, तो पूरा का पूरा WCR जो है, पूरा का पूरा WCR जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, प्रोविजन में। और जो डेफिशिएंसी है, मतलब जो कमी रह गई 10,000 रुपये की, वो हम एडजस्ट करेंगे कहाँ से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सर एंट्री क्या बन जाएगी सर, तो यहाँ पर पहली एंट्री होएगी WCR अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, जो डेफिशिएंसी है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट 60,000 रुपये। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होएगी। अब जो आपने ये एंट्री करी है रिवैल्यूएशन को जहाँ पर डेबिट किया है, बेसिकली ये पार्टनर्स के परस्पेक्टिव से लॉस हो गया। तो इस लॉस को क्या करेंगे, इस लॉस को पार्टनर आपस में बांटेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ये एंट्री हम करेंगे। तो बेटे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हमारा लॉस कितना है दोस्त, हमारा लॉस है बेटे 10,000 रुपये का। ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा कंसेप्ट कवर हमारा होता है। तो ये काफ़ी जगह इसने घेर ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये 4 केसेस ऐसे हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हमने शॉर्ट में IFR बोला था। तो बेटे नाम से ही पता लग रहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कोई मार्केट में, उनकी मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को मीट आउट करने के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व हमने बनाया है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है, और इसको बेहतर समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक कॉमन एग्जांपल लेंगे, वही सारे इसमें भी केसेस बनेंगे। एक कॉमन एग्जांपल हम रखेंगे जहाँ पर A और B पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। और मान लो आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट का टुकड़ा गिवन है, जिसके अंदर बेटे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है लाइबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। तो 50,000 रुपये का IFR है, और इन्वेस्टमेंट मान लो 2 लाख रुपए के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये IFR के कुछ केसेस लेंगे हम, IFR इसके कुछ केसेस हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बेटे तो मार्केट वैल्यू इतनी कम हुई, हमें देखना क्या है, मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू है, ये तो बुक वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। हमें देखना है कि मार्केट वैल्यू में बदलाव से कितना लॉस हो रहा है, उसका क्या हिसाब किताब होगा। सबसे पहले हम लेते हैं नो लॉस, कोई लॉस नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू। सो इस केस में बेटे क्या करेंगे, अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम भैया पूरा का पूरा होल IFR विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी बेटे IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल बेटा
एंड टू बी इज कैपिटल। तो पार्टनर्स के बीच में इसको हमने बांट दिया, तो ये आपका 25-25 हजार रुपये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। पहला केस सिंपल है। दूसरा केस ले लो कि जो लॉस है, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट में जो लॉस हो रहा है, इट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है सर। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये लो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,80,000 रुपये कितनी है, तो हमको लॉस कितना हो रहा है सर? 20,000 का हो गया। IFR 50,000 है। तो बेटे अमाउंट ऑफ लॉस की अगर बात करें, जो अमाउंट ऑफ लॉस है उसके लिए मैं एक मिनट रुको, मैं कहता हूं कि जो IFR आपका है वो अमाउंट ऑफ लॉस जो आपका हुआ है उसके लिए एडजस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स को कम कर देंगे, एंड जो बैलेंस IFR बच जाएगा वो बाकी IFR पार्टनर्स के अंदर हम लोग उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो बोले सर एंट्री क्या होगी? एंट्री करके दिखाओ। लो मेरे बेटे, तो मैं एंट्री करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये लो एंट्री, IFR अकाउंट डेबिट 50,000, लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करनी है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स 20,000, टू एज कैपिटल 15,000 एंड टू बीज कैपिटल 15,000। ठीक है सर, ये स्लट गया। देन आगे बढ़े तो मान लो बेटे, मेरे बेटे कि जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट वैल्यू जो है एसेट की, ये इन्वेस्टमेंट की, वो 1,50,000 रुपये बच गई। तो पूरा का पूरा IFR जो है, पूरा का पूरा जो IFR है वो क्या है? टुवर्ड्स लॉस इन्वेस्टमेंट्स पे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी कुछ बचना नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो ये आपका 50,000। ठीक है सर, ये काम हो गया। नेक्स्ट केस ले लो, जो लॉस है वो IFR से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 1,40,000 है। तो इस केस में क्या करेंगे? जो पूरा का पूरा IFR है वो लॉस पे जाएगा, वो लॉस पे एडजस्ट हो जाएगा, और जो डेफिशिएंसी है वो हम कहाँ से लेके आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेकर आएंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? IFR अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री तो हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 60,000। ठीक है सर, तो इस तरह से हमारा ये IFR यहाँ यूटिलाइज होएगा। अब जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, दूसरी एंट्री में उस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी। एंट्री क्या होगी भाई? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 और 10,000। ठीक है जी। अब एक लास्ट केस और ले लो कि भैया लास्ट केस में क्या हो रहा है? लॉस है ही नहीं, प्रॉफिट है। मतलब क्या है? प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट कैसे है सर? कि जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है
वो है ज़्यादा बुक वैल्यू से, सपोज करो 2,20,000 है, तो इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा IFR ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में, ठीक है। और जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, वो भी पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये तो पूरा बट गया, ये पूरा बट गया। दूसरा, हम एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 20,000 की वैल्यू बढ़ जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किस में बटेगा, ये पार्टनर्स में बटेगा। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सो ये टॉपिक यहाँ पर हमारा जो है IFR का कंप्लीट हो गया। अब इसका अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो भाई, एक मिनट थोड़ा सा, दिस वन इज कूल, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्त। अब मुख्य बात यह है, अगर हम पिछले टॉपिक पे जाएं जो कि हमारा था WCR वाला, यहाँ पर मैं एक और बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये आप प्रोविजन में ट्रांसफर क्यों कर रहे हो सर, वाई दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू दिस प्रोविजन। क्लेम का अमाउंट प्रोविजन में क्यों, प्रोविजन क्या होता है सर, याद करो, व्हाट इज प्रोविजन। प्रोविजंस आर मेड फॉर सर्टेन लॉसेस, क्या वो लॉसेस जो होने हैं, सर्टेन लॉसेस, लॉस होना है सर, बट अमाउंट इज अनसर्टेन। कहने का मतलब यहाँ पर वर्कर ने मांगे मान लो 20,000, कोर्ट में जाएगा केस, ही इज आस्किंग फॉर 20,000, नाउ जज साहब विल डिसाइड कि उसको मुझे 20 देने की 15 देने, पर ऑब्वियस बात है 20 से ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, तो अनसर्टेनिटी है, अमाउंट नहीं पता कितना है, तो इसलिए प्रोविजन में अमाउंट ट्रांसफर होता है। यहाँ पर पे नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस अमाउंट को प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात का ध्यान रखना, पेमेंट की एंट्री नहीं होनी है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा डे 7 कंप्लीट हुआ, एंड आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, काफ़ी आपकी लर्निंग हुई होगी। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए, और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम्स में, एंड यू विल बीट द बोर्ड्स। एंड इसी के साथ लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके ऊपर वर्कशीट टेस्ट जो भी है आप देख सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनकी आपको आंसर शीट भी वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो डू कमेंट, डू लाइक एंड डू शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर लव। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।